नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। चलिए शुरुआत करेंगे। आज इमरती देवी फिर से सुर्खियों में है। पंडोखर सरकार के दरबार में इमरती देवी पहुंची। उन्होंने पंडोखर सरकार से ये पूछ लिया कि वो चुनाव कैसे हारी और आपकी ही पार्टी के व्यक्ति ने चुनाव हरवाया है। ये पंडोखर सरकार ने जवाब दिया। उन्होंने हालांकि ये कहा कि नाम का खुलासा नहीं किया। तो एक बार फिर से एमपी में बाबा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और अब चर्चाओं में भी है। चुनाव पास आते ही अब नेताओं का बाबाओं के धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंडोखर सरकार के दरबार में पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंचती हैं और पंडोखर सरकार से चुनाव हारने का कारण पूछती हैं और इसके साथ ही हराने वाले का नाम भी पूछती हैं। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पंडोखर सरकार से ये पूछा कि किसने हराया था मुझे, मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूं, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। पंडोखर सरकार ने इस पर जवाब दिया। इमरती देवी को उन्होंने चुनाव हारने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा आपकी ही पार्टी के व्यक्ति ने चुनाव हरवाया है। बस बैठिए, पकड़िए। क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी। मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। और दूसरी, मेरी बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। 2 मेरे बच्चे। हाथ में पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए। आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना बना लिया। तो ये भगवत कृपा है। पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मेन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी। इसी के लिए आपको साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोखर सरकार का दर्शन करें। हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। नातिन कब बोले? 3 साल की हो। धाम पे ले आऊंगी मैं। जाओ, आपकी नातिन को जवान प्राप्त होगी, लेकिन पंडोखर सरकार लेके आओ। चलिए लीजिए। इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडोखर धाम आए तब मैं आपके बारे में बताऊंगा। इमरती देवी जी को इमरती देवी ने चुनाव हराया है। बाकी इमरती देवी और कांग्रेस पार्टी में थी तब भी वो अपनी भाषा पर संयम नहीं थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ गई तब भी संयमित नहीं थी, और उनके कुछ ऐसे शब्द थे जो आम जनता ने स्वीकार नहीं किए थे। बड़े बड़े लोगों के प्रति उन्होंने अशब्दों का प्रयोग किया था। उसकी परिणति थी वो चुनाव हार गई, और आगे भी कभी चुनाव लड़ेंगी तो फिर हारेंगी। चलिए, तो पूर्व मंत्री इमरती देवी हमेशा अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में बनी रहती हैं, सुर्खियों में बनी रहती हैं और हमेशा कोई ना कोई विवादित बयान भी दे देती हैं। लेकिन यहां पर बात आती है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और इसके चलते कहीं ना कहीं अब मिशन 2023 है और एक बार फिर से यहां पर बाबा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब
जिस तरीके से पूर्व मंत्री इमरती देवी यहां पर पंडोकर सरकार के पास पहुंची थी और उनसे उन्होंने कारण पूछ लिया कि मुझे किसने हराया, नाम बताओ। तो कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिक्स है, बाबा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से यहाँ बाबा पंडोकर सरकार ने यहाँ पर जो जवाब दिया है वो भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ बनता है, क्योंकि चुनाव सामने है और जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और किस तरीके से चुनावों में खड़ा हुआ जाए, चुनाव जीते जाए, इसको लेकर मंत्रियों का मंथन, जो नेताओं का मंथन है वो अब शुरू हो गया है। ज्यादा चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है IND24 में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गोविंद मालू जी के पास आऊंगी। गोविंद जी, यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व मंत्री इमरती देवी पंडोकर सरकार के पास पहुंची और उनसे हार जानना चाह रही हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या इस तरीके से किसी जनप्रतिनिधि का, मंत्री का, नेता का जाना और इस तरीके से पूछना कितना सही कहेंगे आप? गोविंद मालू जी। मानव स्वभाव है एक तो, दूसरा इतना सरलता, इतनी सहजता और इतना भोलापन उनमें है इमरती देवी जी में कि वो पॉलिटिशियन लगती नहीं है, वो समाज सेविका है और उनका वहां पर रसूख भी है। तो वो सहजता के साथ में, पंडोकर सरकार उस क्षेत्र के लोकप्रिय संत हैं और हनुमान जी का इष्ट है, उनको उनके पास चली गई होंगी या जो भी कुछ हुआ होगा। किस संदर्भ में क्या बात हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आपके जरिए ही पता लग रही है। हमें पता नहीं क्या हुआ, क्या बोला, क्या सुना और क्या प्रश्न का उत्तर उन्होंने वहां से निकल के आया। लेकिन जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं होती, देखिए हर चीज का कहीं पुष्टि, उसके प्रमाण, उसकी कुछ जो उसकी विश्लेषण और उसकी वैज्ञानिक ढंग से तह में जाकर कि क्या कुछ हुआ होगा, वो जब तक नहीं होता तब तक हिमांशा ये केवल बात ही बात है, बाकी कुछ नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने देखा होगा और ये मामला भी आपके संज्ञान में होगा, जिस तरीके से पंडोकर सरकार के पास पहुंचती हैं पूर्व मंत्री इमरती देवी और अब उनसे हार का कारण पूछती है, कितना वाजिब है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी हैं। और अगर आप इस तरीके से अब अपनी पॉलिटिक्स के बीच अगर बाबा को लाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इसे भी देख रही है। देखिए, राजनीति में ये सब चीजें कोई नई है ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर ये होता है कि जिससे आपका राजनीति में बढ़ना नुकसान का सौदा बनने वाला है वो सदैव आपका विरोध करता है। तो ये तो हर जगह देखने को मिलता है। तो ऐसे में यदि इमरती देवी जी के भाजपा में आने से और भाजपा के किसी व्यक्ति के राजनीतिक निहितार्थ प्रभावित होंगे तो वो हरवाने की कोशिश करता ही, ये करेगा ही। ठीक है। तो ये चीजें, दूसरा क्या है, जो बयानबाजी के बारे में जेपी धनोपिया जी ने कहा है, ये बात सही है कि कहीं न कहीं जो भाषा का नियंत्रण है वो बहुत जरूरी है। कमलनाथ जी की भाषा का भी नियंत्रण बिगड़ गया था, इनको वो न जाने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया था जो बाद में कोर्ट ने उसके लिए बड़ी अलग अलग मुद्दे में, मतलब दूसरे मुद्दे में, इस मुद्दे में नहीं, उस शब्द के ऊपर बड़ी आपत्ति की थी कोर्ट ने। तो ये जो बातें हैं ये तो स्वाभाविक रूप से रहती है। लेकिन राजनीति में आदमी को ये मान करके चलना ही चाहिए, जो भी नेता है या जो भी प्रत्याशी है, कि उसका पक्ष करने वाले लोग भी मिलेंगे और विपक्ष करने, विरोध करने वाले लोग भी मिलेंगे। इसलिए इसमें कोई बहुत नया नहीं है। पंडोकर सरकार जी की एक शक्ति है बहुत बड़ी और उस शक्ति के आधार पर जो है वो बता देते हैं और वो मैं दावे से कह सकता हूं कि नाम भी बता देंगे, क्योंकि एक बार मैं भी एक जानबूझ के बता रहा हूं ये बात, मैं भी एक मामले में गया था, मुझे भी कुछ पत्रकार मित्र लेकर के गए थे, पंडोकर जी के दर्शन कर लीजिए। मैं गया जाके तो मेरे मन में जो विचार था वही विचार उन्होंने मुझे बताया और ये कहा कि आप यदि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेके आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि व्यक्ति कौन है वो। तो ये कुछ चीजें उनकी प्रभावित करने वाली हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन राजनीति के बारे में जब भी आप चर्चा करेंगे तो आप राजनीतिक कारण देखिए, धार्मिक कारण जो है वो इस तरीके से राजनीति में लाने से मुझे नहीं लगता कि आप मन में कटुता पैदा करें और फिर कल जो है जिस व्यक्ति ने आज आपका नुकसान पहुंचाया है वो कल आपका मित्र बन ही नहीं पाएगा। अब तो वो उसके दिमाग में और बैठ गई कि ये पंडोकर महाराज को बुला लेंगे दतिया में, इसमें डबरा में, और मालूम चला यहाँ से जो है वो करा लेंगी, फिर नाम घोषणा करा देंगी, तो वो तो और 4 लोग इनके खिलाफ खड़े करेगा। तो ऐसी शत्रुता राजनीति में पैदा करने का क्या लाभ दिखाई होना चाहिए।
तो क्या माना जाए कि अब अगर राजनीति में आना है या चुनाव जीतना है तो बाबा की शरण लेनी जरूरी है? नहीं, बाबाओं की शरण में तो सभी रहते हैं। आप थोड़ा सा भी यदि मान लो किसी भी नेता के बारे में देखें, दो चीजें बड़ी प्रिय हैं। पहला, बाबा सन्यासी टाइप के जो लोग हैं वो, और एक ज्योतिषी के बारे में हर जो है राजनेता अपना एक ज्योतिषी रखता है। वो आपको दिन भर के एक्टिविटी बता देता है कि आज आपको कैसे कपड़े पहनना है, कौन सा पांव बाहर निकालना है, पहले सीधा निकालना, उल्टा निकालना है, भोजन में आज पीला खाना है, हरा खाना है, ये सब बताता है वो। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं जानता हूं बहुत लोगों को जो ये बताते रहते थे। मुझे याद है आज भी कि अर्जुन सिंह जी जब नरसिम्हा राव को चिट्ठी लिख रहे थे तो उनके ज्योतिषी ने मना किया था कि चिट्ठी आपके अंत का, राजनीतिक अंत का कारण बनेगी, आप मत लिखिए। उन्होंने कहा नहीं मैं तो लिखूंगा, आपने परिणाम सामने। तो ये सारी चीजें जो बड़ी गंभीर होती है, तो पंडित और राजनेता यानी कि इस टाइप के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो आशीर्वाद देते हैं और उसके अंदर उनको, जिनको हम हिंदू समाज की दृष्टि से शक्ति मानते हैं, ये सब लोग तो रखे ही जाते हैं। बहुत लोग तो आते जाते रहते हैं। आप जिन नेता की तरफ देखेंगे उन सब के नाम जो है, मुझे तो आधे से ज्यादा के तो नाम भी मालूम है कि पंडित पुजारी कौन है इनका और जो है इनका ज्योतिषी कौन है। तो ये परिस्थिति सामान्यतः रहती है राजनीति। ठीक है, रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रामकिशोर जी IND 24 में। जी नमस्कार जी रामकिशोर जी, ये जो चर्चा है खास तौर पर जिस तरीके से आपके पास भी मामला संज्ञान में आया होगा, पूर्व मंत्री जो है यहाँ पर जिस तरीके से पंडोकर सरकार के पास जाती हैं, और अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री इमरती देवी उनसे ये भी पूछ लेती हैं कि उन्हें किसने हराया और उनका नाम जानना चाहती हैं। इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये इमरती देवी तो बहुत दुखी है कांग्रेस छोड़ने के बाद, और भाजपा में जाके फंस गई ऐसा लगता है। वहां जाके हार भी गई, हारने के बाद अब परेशान भी है। और निश्चित है, क्योंकि ये लोग क्या है कि ये हमेशा आपने देखा है साधु संतों के पीछे ही घूमते रहते हैं भाजपा के लोग। तो साधु संत बेचारे वो क्या करेंगे? कोई वो हरा देंगे, जिता देंगे, या कुछ दिशा दे देंगे क्या इनको? ये घबराहट में रहती है, और घबराहट में अभी भी घबराहट में है। कांग्रेस को मजबूत है वहाँ डबरा में, इसलिए घबराए हुई है कि कौन ने हराया, कौन सेबोटेज कर रहा है। अरे भाई, तुम खुद धोखा देके जा रहे हो तो सेबोटेज तो करेंगी तुम्हारे साथ भी, उसमें क्या दिक्कत है? पर वो परेशान होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और जा रही हैं, और विचलित है वो, तो मैं तो ये कहूंगा। चलिए ठीक है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो साफ सुथरी राजनीति करती हैं, उन्होंने ये भी कहा है। साफ सुथरी राजनीति करती तो पार्टी छोड़ के थोड़ी जाती ना। एक पार्टी जिसने जीता है, जिस जनता ने जिताया है, विश्वास के साथ आपको पार्टी में कांग्रेस पार्टी की टिकट मिला था, कांग्रेस के बाद जनता ने जिताया, और उनका विश्वास तोड़ के आप जा रहे हो तो कौन विश्वास करेगा आप पे? चलिए ठीक है, हमारे साथ गोविंद मालू जी बने हुए हैं। गोविंद जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक बात है, चलिए पूर्व मंत्री इमरती देवी जाती हैं, अगर उनका प्रभाव भी है बाबा का इसलिए, लेकिन अगर बात की जाए राजनीति की और ये पता करना हार या जीत को लेकर, तो यहाँ पर क्या जनता पर विश्वास नहीं है? जनता के पास जाना चाहिए ये पूछने के लिए कि क्या कमी रह गई, और पूरी जनता से पूछे, उनके पास जाए, उनसे मिले, और उसके बाद जो कमियां रह गई थी उनको सुधार करते हुए जो आगे चुनाव खड़े हो रहे हैं उस पर काम किया जाए। हिमांशा, जनता के बीच में तो वो हमेशा रहती हैं, लेकिन मैंने कहा ना, सहजता सरलता जिसमें होती है, जिसमें पाखंड नहीं होता है, जो बहुत सरल होता है, वो इस सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाएगा, उनको मालूम है कि इसकी चर्चा होगी, तब भी उन्होंने पूछा, तो देखिए ये अलग विषय है, लेकिन वो जनता में लोकप्रिय है, लगातार जनता के बीच में रहती है, और कुछ स्थानीय कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस छोड़ के गई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई तो लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया। कुछ स्थानीय कारण, कुछ स्थानीय परिस्थितियां उस समय उस चुनाव पर हावी हो जाती तात्कालिक रूप से, जिसके कारण उनको पराजय हुई। 28 विधानसभा के उपचुनाव, उसमें 22 जीत गई भारतीय जनता पार्टी। वो जो ऐसे जीती कई जगह पर कि जहां पर रिकॉर्ड बना, आज तक ऐसी कभी सीट नहीं जीती, जैसे चाहे वो हम सांची की बात करें कि हम सांवेर की बात करें, या हम हाटपिपलिया की बात करें, कि हम ऐसे कई सारे जो क्षेत्र थे उसमें हम बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं। तो इसलिए ये तो कांग्रेस के नेताओं का तो रात को नींद खुलती है और इनको सपने में सरकार दिखती है। ये इनको तो उनका तो क्योंकि जो पेमेंट लिया वैसे वो वापस करना पड़े इनको,
इसलिए ये बार बार करवट बदलते हैं और सिंधिया जी के नाम को बार बार कहते हैं और फिर धोखा, पाप, बेचना, खरीदना, ये इनके दिमाग में बसा बसा है। ये जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, ये बस इसी में करवट बदलते बदलते रोज चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, जबकि इनको नकार दिया गया जनता ने। इन्होंने दूसरे उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको क्यों नहीं स्वीकार किया? तो देखिए, वचन भंग किया था, इसके कारण ये लोग छोड़ के आए हैं। वचन पत्र में सिंधिया जी के नाम से इन्होंने वोट लिए, उन्होंने कहा कि भाई हम ये वचन पूरे नहीं करेंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। कमलनाथ जी ने कहा सड़क पे आ जाओ, तो कमलनाथ जी सड़क पे आ गए। इसलिए ये दर्द उनका वाजिब है, मैं उससे इनके साथ पूरी सहानुभूति मेरी है। लेकिन गोविंद जी, यहाँ पर इनको डर लग रहा है, ठीक बात है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, चलिए बीजेपी अब हर कार्यकर्ता के पास जितना टैलेंट होता है, टैलेंट को देखते हुए भी टिकट देती है और आगे मौका भी देती है, ये बात भी बीजेपी हमेशा से कहती है। लेकिन यहाँ पे डर किस बात का है? क्यों नाम जानना चाहती है? क्या ये डर है कि आने वाले चुनावों में भी अगर वो खड़ी होती हैं, क्या वहां से उनका नाम चला जाएगा? किस बात का ये डर उन्हें सता रहा है कि वो बाबा के पास पूछने के लिए पहुंच जाती है? देखिए, ये तो जब आदमी कहीं हारता है तो उसको जिज्ञासा होती है कि भाई मैं किस कारण से हारा, कहाँ कहाँ कमी रह गई, कुछ हमेशा। और अच्छी बात है कि आदमी उस बारे में सतर्क रहे, सचेत रहे और वो समाधान ढूंढे जीतने का। इसलिए अगर वो कहीं भी जाए, कहीं भी बात करे, तो ये अच्छा है कि उनके जहन में ये बात है बार बार कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं ठीक करूं और अगली बार चुनाव जीतूं। तो उसमें क्या गलत बात है? यदि वो उस बात की खोजबीन कर रही है कि किसने कहाँ गलती हो गई, उनका मतलब आशय ये था कि कहाँ गलती हुई, कैसे हार गए। यह हर आदमी की जिज्ञासा होती है। जब पराजित होता है और जीतता है तो ये सोचता है कि मैं कम मार्जिन से क्यों जीता। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव। इसलिए इसको इस विषय पर तूल देकर और इसको बहस का विषय नहीं बनाया जाए। नहीं, लेकिन उन्होंने तो पंढोकर सरकार से नाम पूछा हराने वाले का, लेकिन अगर कहाँ गलती हो गई, क्योंकि शब्दों का बड़ा यहाँ पर महत्व होता है कि अगर नाम पूछने का मतलब ये होता है कहाँ गलती रह गई, ये तो हम मायने निकाल सकते हैं। लेकिन जो शब्द उन्होंने जो बोले थे, उन्होंने नाम पूछा था, वही ये बात अभी भी वहीं पर आकर रुक जाती है। क्या उनको बीजेपी की सरकार में रहने से डर है? ये बात तो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस तो कहेगी सही, बीजेपी की सरकार में तो उनको महिला बाल उनको एक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना रखा है, उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको वहां पर जो कार्यकर्ता के साथ उनका जो संबंध है और भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, अब वो अलग नहीं बची। कांग्रेस के जो लोग आए वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो वो सब लोग मिलकर उनके साथ हैं। इसलिए मैंने कहा ना, सहजता, सरलता और जिसको कहना चाहिए कि बहुत भोलापन, उसमें उन्होंने पूछा। इसलिए और क्या पूछा, क्या जवाब दिया, इस बारे में हमें जानकारी नहीं, इसलिए हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ आप। रामकिशोर जी, आपसे एक बार फिर मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर जनता के पास हमें जाना चाहिए, लेकिन हम नाम पूछ रहे हैं यहाँ पर, और ये बात कि हारने का कारण पूछना चाह रहे हैं, तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही है, आपका सोचना भी सही है और मेरा सजेशन भी ये है कि जनता के बीच में जाए, अपने नेताओं, जो कार्यकर्ता या नेता हैं जिन पे विश्वास करते हैं, उनके बीच में जाकर उनसे पूछते ना, तो समझ में आता है कि आपने हार जीत का समझना चाहते किस कारण से हार जीत हुई हमारी। पर आप पंढोकर सरकार जी के पास जाके, बाबा जी के पास जाके वहाँ पूछेंगे तो ये ठीक है क्या? वो क्यों बताएंगे और कैसे बताएंगे? तो आप मतलब आपको आपके कार्यकर्ताओं पे, आपके नेताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन नहीं कर रहा, उसको भी तो पता लगाओ। हार जीत अगर करना है या पता लगाना है तो हमको खुद को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हमारे नेताओं को पहचानना पड़ेगा, कौन ने हमारा सपोर्ट किया, कौन ने नहीं किया। पंढोकर सरकार जी के पास जाने का मकसद सीधा सीधा है कि आपका विश्वास कार्यकर्ताओं के ऊपर है ही नहीं, अपने विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के ऊपर है ही नहीं, इसलिए आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। और आगे आने वाला समय भी हमारे जो वहां से जीते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट है वो निश्चित जीतेंगे, ये हारेंगी। तो इसलिए हार के डर के मारे बाबा जी के पास जाकर ये बातें कर रही हैं और कुछ नहीं इसमें। चलिए, ठीक है। सुरेश जी, आप कितना सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर, ठीक है, आपने बोला प्रभावशील व्यक्तित्व है, पंढोकर सरकार के पास अगर कोई भी जाता है तो कहीं ना कहीं निकल आती है कि अपनी हार जीत का या अपने सफल होने का कारण हर कोई जानना चाहता है।
चलिए ठीक बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं या नेता हैं, आप अगर जाके इस तरह के सवाल, तो कहीं ना कहीं अगर जनता के नजरिए से भी देखें, फिर एक सवाल ये भी कि किस चीज का डर आपको, क्या गुटबाजी का डर है या आपको ये डर है कि आगे हम सफल नहीं हो पाएंगे, किस चीज का डर है? जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं तो जनता के बीच जाना चाहिए, जनता से समस्याएं पूछनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि सवाल पर सवाल तो है कि इनको ऐसा सवाल क्यों पूछा गया, क्यों पूछना चाहिए था। इसका मतलब सवाल पर सवाल तो उठ रहे हैं और आप भी सही सवाल उठा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो केवल दिशा लेने के लिए ज्योतिष और महाराज के पास जाता है, ना कि उनके कहे अनुसार ही कदम दर कदम चले, क्योंकि जनता को प्रभावित करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के काम करना पड़ेंगे। और दल बदल हुआ है और चुनाव में पराजय हुई है, तो इसमें आपके द्वारा प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाया, इसलिए ये परिस्थितियां बनी हैं। इसमें बहुत ज्यादा मैं फिर अपनी बात को कहूंगा कि राजनीति में इस टाइप के लोग होते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना नुकसान होता दिखता है तो राजनीति में वो नुकसान पहुंचाता ही है। तो ये इन सब के बावजूद भी हमें अपने काम के माध्यम से जीत के रास्ते निकालना पड़ते हैं। जनता के बीच में जाकर के आपकी क्षमताएं हैं ये इनका प्रदर्शन करना पड़ता है। जब दूसरे वाला पक्ष जो है आपसे क्षमताओं से ज्यादा क्षमता अपनी सिद्ध कर जाता है तो जनता उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। मुझे ये लगता है कि इनको अभी बाबाओं के चक्कर में पड़ने की बजाय, क्योंकि चुनाव में अभी समय थोड़ा बचा है, निश्चित रूप से इन्हें फिर से मैदान में जाकर के जनता के बीच में, हालांकि मैं फिर ये भी कहूंगा साथ के साथ कि इमरती देवी जी जो है वो काफी सक्रिय रहने वाली राजनीतिक नेता हैं, उनके बारे में आमतौर से कहा जाता था क्योंकि ये भाजपा की परंपरागत सीट थी जिसको इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा जी एक जमाने में यहाँ से चुनाव जीता करते थे। तो जब ये अनुसूचित जाति की सीट हुई तब जो है उसके बाद से ये कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीतती रही है और भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में ये चुनाव हार गई। तो ये सारी चीजें हम राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से इनको समायोजित कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि नेता को जनता के बीच में जाकर के और जो है वो ज्यादा काम करना चाहिए। ये तो ठीक है जाके पूछे आए और रिकॉर्ड हो गया और कुछ बाबा को प्रचार मिल गया और कुछ जमुना देवी, इसको अपने इमरती देवी जी को प्रचार मिल गया, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस तरह के सवाल उठाने का बहुत कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता, राजनीतिक रूप से नुकसान होता है, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति आपका मित्र तो नहीं हो सकता, वो आने वाले समय में फिर आपके साथ राजनीतिक शत्रुता का वातावरण रखेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को सुधारने की जरूरत थी, जिसके कारण आप चुनाव हार सकती थी, और फिर हारी क्या है, आपके घर की सीट है, आपका समधी जीत गया, आप समधन थी हार गई, एक बार आप समधी को हरा के जीत गई थी। तो यही परिस्थितियां हैं, इंटरनल सीट बन जाती है, कई बार जीतेगा तब भी घर में, हारेगा तब भी घर में। तो ये परिस्थितियां हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि आप राजनीति में जल्दी जितना अपने बारे में प्रेजेंटेशन करेंगे कि आप बेहतर काम कर सकते हैं और जनता का विश्वास आप अर्जित कर लेते हैं, चुनाव जीतने की सरलता हो जाती है। बिल्कुल। और एक बात ये भी होती है कि अगर सरकार बाबा से पूछने के लिए जाए, जीत हार को लेकर या विरोधियों के नाम को लेकर पूछने जाएगी तो जनता की भीड़ लग जाएगी ऐसे में। और इसी को देखते हुए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जनता के बीच में नेताओं का काम होता है कि हर बार जनता के कुछ भी परेशानी हो जनता के बीच में जाएं, क्योंकि जनता ही वोट देती है और जनता के लिए ही यहाँ पर काम करते हैं नेता और जनप्रतिनिधि। और ऐसे में अगर ये चीज जनता देखती है तो वो जनता की भीड़ यहाँ पर बाबाओं के दर पर लग जाएगी। और फिर ये भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार बाबा के भरोसे है? कि साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें कि बाबा जो है वो बहुत सम्मान के स्थान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इनकी अपनी शक्तियां हैं, कोई संशय नहीं है। पर ज्यादातर निकम्मे लोग जाते हैं जिनके पास अपनी काम करने की क्षमता नहीं होती, वो बाबाओं के शॉर्टकट ढूंढते हैं। आपके अंदर काम करने की कुव्वत है, आप अपना काम करिए, ईश्वर आपकी तरफ सीधे देखता है। आज बाबा क्या बताएगा आपको, और हमको भी मालूम है कि आपकी हर एक गतिविधि पर ईश्वरीय योगदान है। आप सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं तो आपको ध्यान में ये रहेगा कि ईश्वर आपसे को कंट्रोल करता है, तो फिर बाबा क्या कर लेगा, अतिरिक्त जो है क्या कर देगा। तो जो लोग निकम्मे होते हैं या जिन लोगों के पास अपना करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है, वो बाबाओं के मार्फत आने की कोशिश करते हैं।
तो इसलिए मैं इन चीजों को संपूर्ण आस्था रखने के बावजूद भी कर्म के प्रति जो है बात करता हूं कि यदि इमरती देवी जी बिल्कुल अपने सही कहा कर्म के आपने प्रति कि आस्था एक अलग बात है और कर्म के प्रति अपना दायित्व निभाना भी एक अलग बात है। फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पूर्व मंत्री इमरती देवी पंचोकर सरकार से चुनाव हारने का कारण और हारने वाले का नाम पूछने के लिए उनके पास पहुंच गई और उन्होंने पूछ लिया कि किसने हराया था मुझे, मैं राजनीति साफ सुथरी करती हूं, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हरा दिया गया। तो ये पूछने चली गई। कई सवाल इस दरमियान खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं इनका जवाब देना भी जरूरी होगा। फिलहाल आज के IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।